प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड इंटीग्रेटेड 4th ईयर में निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आपको द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी विद्यालय बनाना, इसका जो प्रकरण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व मैंने आपको अगली में बताए, लेकिन जो शेष मूल तत्व हैं उनको यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। तो करीब मैंने आपको 16 जो मूल तत्व थे उनके बारे में पूर्व में जानकारी दी। उसके बाद में जो मूल तत्व शेष करीब रह गए हैं उनके बारे में मैं आपको अब अवगत करवा रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के जो मूल तत्व हैं, इनमें जो 17वां जो मूल तत्व है वो वंचित बालकों की पूर्ण शिक्षा। ऐसे बालक जो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं है, वंचित हैं, वो चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है लेकिन वो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं है, शिक्षा से वंचित हैं, उनकी शिक्षा का जो पूर्ण दायित्व है, उनका 6 वर्ष तक की जो उम्र में वो प्रवेश लेकर के उनको शिक्षा में जोड़ा जा सकता है और 14 वर्ष की आयु तक के लिए उनको पूरी शिक्षा नहीं हो पाती है तो उसको प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए उनको अनिवार्य है 6 वर्ष में उसको प्रवेश और 14 वर्ष तक कम से कम प्राथमिक निःशुल्क उनको वंचित बालक है उनकी पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उनके लिए पूर्ण शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि 6 से 6 वर्ष की आयु में वो प्रवेश ले लें और 6 वर्ष की आयु में प्रवेश लेने के बाद में 14 वर्ष तक की आयु के लिए आयु तक उनको कम से कम प्राथमिक शिक्षा, जो वंचित बालक रह गए हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना अनिवार्य है। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, जो वंचित बालकों की जो शिक्षा है वो 6 वर्ष में प्रवेश लेकर के, मान लो उस बालक ने किसी कारण से समय पर प्रवेश नहीं लिया और अब वो विलंब से प्रवेश लेना चाहता है, तो ऐसे बालकों को प्रवेश से रोक नहीं सकते। उनके लिए जरूर प्रवेश दिया जाए और उनको निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उनको दी जाए। और विद्यालय, इसके बाद में आता है विद्यालय परिवर्तन का अधिकार। यदि कोई बालक किसी भी कारणवश विद्यालय परिवर्तन करना चाहता है तो वो बालक, उसे विद्यालय परिवर्तन करने का अधिकार है। मान लो कोई बालक नंबर 1 स्कूल में पढ़ रहा है उदाहरण के लिए, और नंबर 3 स्कूल में जाना चाहता है क्योंकि वो उसके नज़दीक भी है और उसको वहाँ सुविधाएं भी हैं, तो वो परिवर्तन कर सकता है टीसी लेकर के और वो कहीं भी पढ़ने के लिए स्वतंत्र है बालक। मान लो किसी के पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है और ट्रांसफ़र होने के बाद में वो परिवार सहित वहाँ जाना चाहते हैं तो वो बालक भी वहाँ प्रवेश ले सकता है। कहीं भी दूसरी गांव शहर में जाने और वहाँ भी प्रवेश ले सकता है। अगर मान लो किसी के पिताजी का यहाँ से और जयपुर स्थानांतरण हो गया या उनका वहाँ व्यवसाय हिंडौन से और जयपुर उन्होंने संचालित कर दिया है, तो वहाँ अपने परिवार को ले जाकर के उन बालकों को भी विद्यालय परिवर्तन किया जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है कि सब यहीं एक ही विद्यालय में हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, नहीं। कभी भी जब इच्छा होती है तब टीसी लेकर के और छात्र कभी भी विद्यालय परिवर्तन कर सकता है। और विद्यालय जो परिवर्तन का उसको अधिकार दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों के अंतर्गत। कोई भी विद्यालय किसी छात्र की टीसी नहीं रोक सकता।
टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कोई भी बालक की इच्छा के अनुकूल कोई भी बालक विद्यालय परिवर्तन से मना नहीं कर सकता। कोई अगर चाहता है, बदलना चाहता है, तो सहर्ष बदले, बिना किसी रोक टोक के। उसके बाद में जो 19वां है वो केंद्र तथा राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व। देखिए, केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। तो इसमें क्या है, इस अधिनियम के यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम को लागू करने में जो व्यय होगा वो केंद्र सरकार ब्यौरा लेकर के तैयार करेगी और प्रांतीय सरकारें उसको आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएंगी। देखिए, कहीं विद्यालय संचालित किया जा रहा है तो उसमें केंद्र सरकार तो उसको क्या करेगी, प्रोजेक्ट तैयार करेगी, और राज्य सरकारें उस प्रोजेक्ट पर जो आर्थिक जितना भी खर्च होगा वो उन पर खर्च करेंगी। इसलिए संयुक्त उत्तरदायित्व है दोनों का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व है, दोनों का संयुक्त उत्तरदायित्व है, बिना किसी रोक टोक के। बिना भी किसी रोक टोक के इनका एक उत्तरदायित्व है कि कोई भी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, वो उनको बराबर का, पहले तो केंद्र सरकार उसको एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी और जो राज्य सरकारें हैं उन पर जो कितना खर्च होता है वो उस अधिनियम पर प्रांतीय सरकारें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएंगी। जो प्रांतीय सरकारें हैं वो आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएंगी, अर्थात केंद्र सरकार तो उस अधिनियम को, प्रोजेक्ट को क्या करेगी, क्रियान्वित करेगी, उसको लागू करने की व्यवस्था करेगी, और जब वह होगा वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस ब्यूरो को, उसको तैयार करके प्रांतीय सरकारें उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाएंगी। ये 19वां था मूल तत्व। अब आता है प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को विद्यालय स्थापना का अधिकार है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय संचालित करती है किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रांत में केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय स्थापित करती है, सेंट्रल स्कूल्स। तो देखिए इसमें अधिनियम को लागू होने के लिए 3 सालों के अंदर जो राज्य सरकारें हैं वो स्थानीय संस्थाओं को ऐसे क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करने होंगे जहां स्कूल नहीं है, पिछड़े क्षेत्र हैं, ऐसे संस्थान खोलेंगी, वहाँ पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल नहीं है, वहाँ स्कूल ये खोलेंगी, सर्वे करेंगी, सर्वे के बाद में जहाँ कमियाँ पाई जाएंगी, वहाँ विद्यालय कम हैं, जहाँ विद्यालयों की अति आवश्यकता है वहाँ राज्य सरकारें वहाँ सरकारी विद्यालय स्थापित करेंगी। प्रांतीय सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं को विद्यालय स्थापना का अधिकार है। प्रांतीय सरकार, जो उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार है, ये ऐसे स्थानीय संस्थाओं को विद्यालय स्थापना का अधिकार देंगी कि जो स्थानीय पंचायत समिति वगैरह होती हैं, ग्राम पंचायत होती हैं, ऐसे वहाँ पर ये इनके लिए विद्यालय खोलने का उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे, ये विद्यालय खोलेंगे ऐसी जगह पर जहाँ विद्यालय की आवश्यकता है, वहाँ विद्यालय है ही नहीं है। उन क्षेत्रों में स्कूल सही नहीं है, वहाँ स्कूल की बहुत आवश्यकता है, वहाँ 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आना जाना होता है। ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित किए जाएं स्थानीय संस्थाओं के द्वारा। और अधिनियम को लागू होने के 3 सालों के अंतर्गत ही, ये नहीं ज़्यादा लंबा समय ले लें, अधिनियम लागू हो गया
और उस अधिनियम के 3 साल के अंदर स्थानीय संस्थाओं को विद्यालय खोलने का उत्तरदायित्व दिया जाए, जिससे कि वो संसाधन जुटा करके अधिक से अधिक विद्यालय खोल सकें और अधिक से अधिक छात्र उनमें शिक्षण प्राप्त कर सकें। ये राज्य सरकारों व स्थानीय संस्थाओं का उत्तरदायित्व है। इसके बाद में आता है प्रांतीय सरकारों के कर्तव्य क्या हैं। प्रांतीय सरकारों के क्या कर्तव्य हैं? तो प्रांतीय सरकारें निश्चित आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रवेश एवं समिति उनके लिए नियमित उपस्थिति, प्रवेश एवं उनके लिए नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। कौन सुनिश्चित करेगी? वहाँ की प्रांतीय सरकारें कि आपको विद्यालय में इतने वर्किंग डे, इतने प्रवेश कराने हैं और इतने प्रवेशों पर आपको इन छात्रों को शिक्षा कार्य करना है। उसके बाद में साथ ही स्कूल भवन और शिक्षक, विद्यालय भवन, शिक्षक और अध्यापन सामग्री की व्यवस्था करेगी। अध्यापन जो सामग्री है, पाठ्य पुस्तकें, बोर्ड और भी कई फर्नीचर वगैरह, इनकी व्यवस्थाएं प्रांतीय सरकारें करेंगी। कौन करेंगी? प्रांतीय सरकारें करेंगी। कि प्रांतीय सरकारों का ये कर्तव्य है कि वो प्रांतीय सरकार ये निश्चित आयु वर्ग के बालकों के लिए सर्वे करा करके उन बालकों को प्रवेश और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और साथ ही विद्यालय भवन, फर्नीचर, शिक्षक एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था भी प्रांतीय सरकारें करेंगी। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों में पुनः आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके मूल तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा हूं। तो प्रांतीय सरकारों के ये कर्तव्य हो गए साहब 21वां। अब 22वां आता है कि स्थानीय सरकारों के, स्थानीय संस्थाओं के, सरकार नहीं, स्थानीय संस्थाओं के क्या कर्तव्य हैं। नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह ये स्थानीय संस्थाएं होती हैं। स्थानीय संस्थाएं भी राज्य सरकार के लिए बनाए गए नियमों का पालन करेंगी। राज्य सरकार ने तो अधिनियम और नियम बना दिए और स्थानीय जो संस्थाएं हैं राज्य सरकार के द्वारा निर्मित जो अधिकार हैं उनका पालन करेंगी और नियमों का पालन करेंगी। राज्य सरकारों ने तो नियम बना दिए और स्थानीय संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे उन नियमों का समय पर पालन करें और शिक्षा में अधिक से अधिक अपनी भूमिका अदा करें। इसके बाद में जो स्थानीय संस्थाएं, उनका कर्तव्य है कि अधिक से अधिक प्रवेश दिए जाए, अधिक से अधिक उनको नियमित रूप से उपस्थिति लागू की जाए और उनको अधिक से अधिक जो स्थानीय संस्थाएं, उनका कर्तव्य है कि अधिक से अधिक नामांकन करके अधिक से अधिक छात्रों को, बालकों को शिक्षित किया जाए और शिक्षित करने के बाद में उनको शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, व्यवसाय की व्यवस्था की जाए। अब आता है नंबर 23वां, विद्यालय का दायित्व। कि विद्यालय का क्या दायित्व है। अरे राज्य सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने और स्थानीय संस्थाओं ने तो व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन अब
विद्यालयों का दायित्व क्या है, तो देखिए मैं यहाँ सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, निजी विद्यालयों की नहीं। सरकारी विद्यालय में तो प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी ही, लेकिन साथ में जो निजी विद्यालय हैं, निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें भी आर्थिक रूप से जो अक्षम छात्र हैं, आर्थिक रूप से अक्षम छात्र हैं, उनके लिए 25% आरक्षित सीटें होंगी। 25% सीटें उनके लिए आरक्षित करनी होंगी, अनिवार्य है। ये स्थानीय विद्यालयों का क्या है, विद्यालयों का दायित्व है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, सरकारी विद्यालय ये तो पूर्ण रूप से निःशुल्क होंगे। सरकारी जो विद्यालय हैं वो तो पूर्ण रूप से निःशुल्क होंगे, लेकिन जो निजी विद्यालय हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक हैं, छात्र हैं, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी और उन सीटों का जो उत्तरदायित्व होगा 25% का वो राज्य सरकार वहन करेगी, वो उनकी भरपाई सरकार करेगी। वर्तमान में है ये RTE 2009 के तहत ये ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो 25% जो सीटें हैं उनकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। तो मैं आपको यहाँ विद्यालय को बता रहा था दायित्व कि सरकारी विद्यालय में तो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी, लेकिन जो निजी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जो आर्थिक रूप से अक्षम बालक हैं, छात्र हैं, उनके लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी, करनी होंगी और उनका जो भरपाई का जो वो राज्य सरकार करेगी। इसके बाद में आता है माता पिता का कर्तव्य क्या है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, यह मैं आपको जो माता पिता का क्या कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य यह है कि सबसे पहले तो बालक का लालन पालन करना, और जैसे ही बालक समझदार हो जाए, अपने नित्य क्रिया कर्म करने लग जाए, 3-4 साल 5 साल का हो जाए, तो प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि उस बालक के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करे। नजदीक ही उचित शिक्षा की व्यवस्था करे, ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को स्कूल में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिलाए, और ये भी ध्यान रखे कि प्रवेश के बाद में वो नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होता है या नहीं, इसका भी ध्यान रखे अभिभावक। ये नहीं एक बार एडमिशन करा दिया और बालक विद्यालय जाए तो तेरी मर्जी और नहीं जाए तो तेरी मर्जी, ऐसा नहीं। माता पिता का कर्तव्य है कि उस बालक की देखभाल करे, उसको प्रवेश दिलाए, और प्रवेश दिलाने के बाद में उसकी ये देखभाल करे कि ये बालक समय पर विद्यालय नियमित रूप से जाता है या नहीं जाता है, उसकी देखरेख करे, ये भी कर्तव्य है। ये नहीं कि एक बार एडिशन दिला दिया फिर बस वंचित रह गए, निश्चिंत हैं, ऐसा नहीं। तो माता पिता का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने छात्रों को, अपने बालकों को स्कूल में अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश दिलाए, और प्रवेश के बाद में उसका नियमित ध्यान रखे कि यह नियमित इसकी उपस्थिति है या नहीं, इसका शिक्षण स्तर किस प्रकार का है, इसका ध्यान रखे।
अब आता है शुल्क, फीस। आरटी जो 2009 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसके अंतर्गत कोई किसी प्रकार का फीस का प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षणार्थियों, मेरा चल रहा था शुल्क। तो शुल्क के लिए यह निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। कोई भी सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इन शुल्क में अभिभावकों से किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा सकता सरकारी विद्यालय में। और जो शुल्क की जो व्यवस्था है, लेकिन निजी जो विद्यालय है उनमें जो 25% जो आरक्षित सीटें हैं उनके लिए राज्य सरकार अपने स्थान या अपने स्तर के अनुसार वो शुल्क देती है। बाकी की और जो व्यवस्थाएं हैं, परीक्षा शुल्क वगैरह ऐसा कोई शुल्क है, वो एक अलग व्यवस्था है। बाकी की शिक्षण शुल्क के नाम से कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बाद में आता है अनिवार्य प्रवेश। अनिवार्य प्रवेश है कोई भी विद्यालय ये जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में बालक को प्रवेश देने से रोक नहीं सकता है। अगर किसी बालक के पास में अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके अभाव में कोई भी विद्यालय प्रवेश से रोक नहीं सकता है। उसके लिए अवश्य ही प्रवेश की आवश्यकता है। प्रवेश दिया जाएगा उसको, कोई भी नहीं रोक सकता। और प्रवेश स्थिति समाप्त हो जाने के बाद में भी अलग बालक को प्रवेश देने से नहीं रोक सकता। अगर किसी बालक के पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई भी विद्यालय प्रवेश से उसको नहीं रोक सकता। और प्रवेश की अनिवार्य प्रवेश है। प्रवेश की अगर डेट भी निकल गई है, तिथि भी निकल गई है, उसके बाद में भी वो प्रवेश दे सकता है। इसलिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, अनिवार्य प्रवेश की व्यवस्था है। सभी के लिए अनिवार्य प्रवेश हो। उसके बाद में आता है दंड की व्यवस्था। किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक एवं आर्थिक दंड देना कानूनी अपराध है। किसी भी बालक को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक दंड देना कानूनी अपराध है प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो चाहे वो निजी विद्यालय हो। किसी में भी कानून रूप से उसको रोका गया है कि कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी भी बालक को किसी भी विद्यालय में दंड नहीं दे सकता। अगर दंड दिया पाया गया तो वो दंड का अधिकारी होगा। अगर संचालक है तो संचालक, अध्यापक है तो अध्यापक। इसलिए कोई भी अध्यापक किसी भी छात्र को न तो मार पीट सकता है, न शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दंड नहीं दे सकता। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों के अंतर्गत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के जो मूल तत्व हैं उसके अंतर्गत ये दंड का जो प्रावधान है ये 27वें नंबर पर है। उसके बाद में आता है अनुत्तीर्ण होना। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, आपको मैं यह अवगत करवा रहा हूं कि किसी भी संस्था में किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा और न ही उसे विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। नहीं तो उसका रेस्टिकेशन किया जाएगा और न ही उसको फेल किया जाएगा। प्रत्येक संस्था में प्रत्येक छात्र के लिए उत्तीर्ण किया जाएगा, ग्रेडिंग दी जाएगी। किसी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता एवं बीच सेशन में
उसको रेस्टिकेटेड भी नहीं किया जा सकता, नहीं तो उसको रेस्टिकेट किया जाता है और नहीं उसको फेल किया जा सकता है, नहीं तो उसको निष्कासित किया जा सकता है और नहीं उसको अनुत्तीर्ण किया जा सकता है। ये प्रत्येक विद्यालय की व्यवस्था है। किसके तहत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत मूल तत्व है। उसके बाद में आता है मान्यता। कोई भी स्कूल जिसने मान्यता न ली हो नहीं चलाया जा सकता बगैर मान्यता के। अगर चलाया जाता है तो उसको 10,000 रुपये प्रतिदिन एवं 1 लाख रुपये उसको अर्थदंड उसके संचालक को देना होगा। इसलिए मान्यता उन्हीं को दी जाएगी जो मान्यता संबंधी नियमों का पूरे उससे पालन करते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो मान्यता नियमों का पालन करती हैं उन्हीं को मान्यता दी जाएगी, हर किसी को मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर मान लो बगैर मान्यता के कोई विद्यालय पाया जाता है, उसके संचालक को 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1 लाख रुपये और कई कमियां निकलती हैं, अर्थदंड दिया जाएगा उसको बगैर मान्यता। प्रबंधन समिति, देखिए जितने भी निजी विद्यालय हैं, निजी स्कूल हैं, उनमें प्रबंधन समिति होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य। इस प्रकार से एक प्रबंधन समिति होती है जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर होती है, राज्य सरकार के द्वारा जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद मान्यता मिलती है। तो इसमें देखिए प्रबंधन जो समिति है स्कूल का गठन करेगा और इस समिति में जनप्रतिनिधि होंगे, गणमान्य नागरिक होंगे, अध्यापक होंगे, उसके बाद अभिभावकों की भी सहभागिता होगी। 1/4 अभिभावक भी होंगे, जो अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनके माता पिता वो भी उस प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे। जो प्रबंधन समिति है उसके वो भी एक सदस्य होंगे। अब 31वां आता है अध्यापक। तो अध्यापक केंद्र सरकार अध्यापक नियुक्ति के मानक जो आधार है उनकी न्यूनतम योग्यता है, सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी। अध्यापकों की जो सेवा शर्त है उसका निर्धारण कौन करेगी? ये समितियां करेंगी। जो ऐसी योग्यताएं हैं अध्यापकों, केंद्र सरकार अध्यापकों की नियुक्ति के मानक अर्थात आधार, मानक अर्थात आधार, ये न्यूनतम योग्यता और सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी केंद्र सरकार, और राज्य सरकारें उनसे पालन करवाएंगी। अध्यापकों की सेवा शर्त और उनकी क्या क्या अध्यापकों की नियुक्ति के मानक हैं, आधार हैं, उन आधारों को मान करके इसके बाद में अध्यापकों के कर्तव्य क्या है? तो अध्यापकों के जो कर्तव्य हैं, देखिए अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ में करें, निष्ठा और ईमानदारी के साथ में, लगन के साथ में कार्य करे, समय से स्कूल आए और समय से स्कूल जाए और समय पर पूरा पाठ्यक्रम करे। अपना जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा समय पर करे, यह अध्यापक का एक कर्तव्य है। और आवश्यकता अनुसार जो शिक्षण विधियां हैं उनका निर्माण करे और समय समय पर अध्यापक अभिभावकों की बैठकों का संचालन करे। अध्यापक अभिभावकों के बैठकों का संचालन करे और समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करे कि मैं जो मेहनत करवा रहा हूं, मैं जो इनको शिक्षण दे रहा हूं, उसका कितना ये लाभ ले रहे हैं छात्र। यह अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह समय पर विद्यालय आए,
समय पर जाए नियमित रूप से एवं समय पर अपने पाठ्यक्रम को पूरा करे एवं समय समय पर अभिभावकों के बैठकों की व्यवस्था करे एवं समय पर छात्रों का मूल्यांकन करे कि मैं जो अध्ययन करवा रहा हूं उस अध्ययन की कितनी उपलब्धियां हो रही हैं। ये व्यवस्थाएं अध्यापक बंधु करें। तो ये अध्यापकों का कर्तव्य है। किसके तहत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व हैं, उसके अंतर्गत ये कर्तव्य है 33वां। 32वां फिर आता है छात्रों की संख्या। 40 बालकों पर एक शिक्षक नियुक्त होता है वर्तमान में। एक कक्ष में 40 छात्र अधिक से अधिक, 40 छात्रों पर एक अध्यापक नियुक्त है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत जो मूल तत्व है उसमें 40:1 का अनुपात है। एक कक्ष में 40 छात्र और एक अध्यापक। तो छात्रों की संख्या है वो 40 पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से नियुक्त हो। इसके बाद में ट्यूशन। ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्वों में है कि कोई भी अध्यापक ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा और कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता और न ही कोई शुल्क ले सकता है। हाँ, अगर कोई बालक को अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उसको निःशुल्क पढ़ा सकता है, बाकी की ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं करा सकता। ट्यूशन पर प्रतिबंध है। ये अध्यापकों अगर कोई समस्या है किसी प्रकार की तो वो निजी तौर पर पूरा कर सकता है। पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। बालक का सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जिससे कि बालक का अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा यही सिखाती है कि बालक का चहुमुखी सर्वांगीण विकास हो। चहुमुखी सर्वांगीण विकास हो, यह शिक्षा सिखाती है। इसके बाद में जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके। और मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार किया जाए जिससे इसे व्यापक बनाया जाए और इसमें कठोरता लाई जाए, लचीलापन नहीं। देखिए, परीक्षा है, मूल्यांकन है, इसमें सुधार किया जाए। मूल्यांकन जो प्रक्रिया है, परीक्षा जो प्रक्रिया है, इसमें सुधार किए जाए। किसी भी प्रकार का कोई लचीलापन न हो और पेपर आउट वगैरह न हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक बालकों को सम्मिलित किया जाए और समय पर उनका मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया को सतत बनाया जाए, इस प्रक्रिया में सुधार किया जाए और सुधार के साथ में ही इसमें अधिक से अधिक इसकी जो क्रियान्विति है वो की जाए। इसके बाद में एक अंतिम आता है जिसको 37वें नंबर पर है परीक्षा, एग्जामिनेशंस। जो परीक्षा है, ये शैक्षिक सत्र के अंत में बालकों की परीक्षा ली जाए। जैसे शैक्षिक सत्र समाप्त होता है, बालकों की परीक्षा ली जाए और शिक्षा पूरी करने बालकों को प्रमाण पत्र भी दिए जाए। शिक्षा पूरी करने वाले बालकों को क्या दिए जाए?
प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और प्रबंधन, इसके संबंध में जो शिकायतें हैं उनको जांच करेगा और जांच करने के बाद में इस अधिनियम को केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन राज्य और स्थानीय जो अधिकारियों एवं स्थानीय प्रबंधन समिति को समय समय पर इन अधिनियमों की पूर्ण करने का संबंधित निर्देश देंगे। इसके लिए आज जो मेरा टॉपिक है वो था, इसमें टॉपिक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मूल तत्व, मैंने 37 तत्वों के बारे में आपको अवगत करवाया है। वंचित बालकों की पूर्ण शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को विद्यालय परिवर्तन का अधिकार, कभी भी विद्यालय बदल सकता है। केंद्र व राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व, प्रांतीय सरकारों का स्थानीय संस्थाओं को विद्यालय स्थापना करने का अधिकार, प्रांतीय सरकारों के कर्तव्य, स्थानीय संस्थाओं के कर्तव्य, विद्यालय का दायित्व, माता पिता का कर्तव्य, शुल्क, निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं है, अनिवार्य प्रवेश सभी के लिए, दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, अनुत्तीर्ण कोई भी नहीं, एवं बीच में किसी को नहीं ब्रेक डाउन किया जाएगा। मान्यता होना अनिवार्य है। प्रबंध समितियां जिसमें अभिभावक हों सम्मिलित, अध्यापक हों प्रशिक्षित, अध्यापकों का एक कर्तव्य हो कि वो अपना दायित्व निभाएं। छात्रों की संख्या 40:1 के अनुपात में हो। ट्यूशन किसी भी प्रकार का वर्जित, सभी प्रकार के ट्यूशन वर्जित हैं। पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन सतत मूल्यांकन हो और परीक्षाएं गोपनीय रूप से हो, किसी प्रकार के कोई पेपर आउट वगैरह न हो, सत्र के अंत में हो परीक्षाएं। धन्यवाद।